नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम अलग अलग विषय के बारे में जानकारी देते हैं और आज भी तो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे क्या विषय रहेंगे, आइए सबसे पहले इस पे हम नजर डाल लेते हैं। आज आपको हम जानकारी देंगे अंगूर में काट छांट एवं प्रवर्धन के बारे में, और साथ ही बात होगी सरसों की फसल की देखभाल की, किस तरह का प्रबंधन आपको यहाँ भी अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800-113060, साथ ही 1800-113061। आप इन दोनों नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल एवं उद्यानिकी प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर वर्मा। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पी.के. राय जी। आप निदेशक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर पी.के. राय। तो किस तरीके से देखिए सरसों की अच्छी उपज हम ले सकते हैं, इसकी जानकारी लगातार हम लेंगे डॉक्टर राय से भी। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं हमारे जो किसान अंगूर की खेती करते हैं तो वहाँ पर काट छांट का क्या महत्व होता है, प्रवर्धन जो है उसका क्या महत्व है, ये जानना बेहद ज़रूरी। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी अगर फल नहीं आ रहा है तो हम ऐसे ही जो हमारा बाग है उसको छोड़ दें, ऐसे ही जो बागवानी है उसका ख्याल ना रखा जाए। कई ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं रहती हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी, और उन्हीं में से एक है काट छांट की। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वर्मा, क्या महत्व है हमारी अंगूर की जब हम बात करते हैं फसल में काट छांट का? किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम अंगूर की जब बात करते हैं, मुझे लगता है अंगूर का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि इसके जो गुण हैं उसमें काफ़ी भरपूर होते हैं और खाने में भी बड़ा लजीज होता है जी। लेकिन उसी के साथ में यदि हमें फल लजीज लेने हैं, अच्छे लेने हैं, तो हमें उसमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और ये एक उचित समय है कि अंगूर की बेलों में कैसे काट छांट की जाए, क्योंकि अंगूर की जो बेलें हैं बड़े ही अनियंत्रित रूप से बढ़वार अपनी करती हैं, लेकिन हर शाखा उसमें फल नहीं देती जी। तो हमें क्योंकि ये सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और अंगूर की बेलें हैं सर्दी के मौसम में अपनी पत्तियों को सब नीचे गिरा देती हैं, और हमें केवल उन्हीं शाखों को रखना पड़ता है जो कि आने वाले समय में जिनसे हमें फूल मिलेगा, उनसे फल मिलेगा। तो इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई हैं, उनको उन शाखाओं का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, उसका महत्व क्या है जी। मैं बताना चाहूंगा हमारे किसान भाइयों को कि जब भी कटिंग करते हैं, जैसे क्योंकि पहले देख लेना है कि हमें जो आपकी अंगूर की जो बेल है उसमें सारी पत्तियां गिरी हुई होनी चाहिए, उसमें यानी कि हरापन नहीं होना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है कि यदि बेल हरी है तो उसमें जब कटिंग की जाती है तो उसमें नुकसान होने का डर रहता है, क्योंकि तापमान काफी कम हो जाता है जी। इसीलिए देखा जाता है कि जब उसकी पत्तियां गिर जाती है, यानी कि जो पौधा है, जो बेल है, उसकी सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। यदि मान लो हम उसमें कटिंग भी करते हैं, उसमें काट छांट करते हैं, तो काटने के बावजूद उसमें किसी तरह का यानी कि बेल को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसका पूर्ण तरह से हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। उसमें पत्तियां नहीं होनी चाहिए और शाखाएं हरे रंग की नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका जो रंग है पीले रंग का और गहरे भूरे रंग का तब्दील हो जाना चाहिए जी। बिल्कुल। तो देखिए इन बातों का जो ख्याल है वो हमारे किसानों को रखना होगा। काट छांट यानी कटाई छटाई जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और किस तरह की सावधानी इस दौरान बरतनी होगी, क्या फ़ायदा हमको इसके ज़रिए मिलता है, ये सारी बातें जो हैं आपसे हम जानेंगे यहाँ डॉक्टर वर्मा। लेकिन पहले हम नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर जी। अंगूर के नए बाग तैयार करने के लिए कलमें लगाई जाती हैं। जनवरी माह में काट छांट से निकली टहनियों से कलमें ली जाती हैं। कलमें सदैव स्वस्थ और परिपक्व टहनियों से ही ली जानी चाहिए। आमतौर पर 4 से 6 गांठों वाली 25 से 45 सेंटीमीटर लंबी कलमें बेहतर मानी जाती हैं। इन कलमों को अच्छी प्रकार से तैयार की गई जमीन की सतह से ऊंची बनी क्यारियों में लगा देते हैं, और करीब 1 साल पुरानी जड़ युक्त कलमों को जनवरी माह में नर्सरी से निकालकर खेत में रोपा जाता है। अंगूर की खेती से अच्छे उत्पादन में कटाई छटाई का बड़ा महत्व है। कटाई छटाई से एक स्थायी ढांचा बनाया जा सकता है जिससे बेल का विकास चारों ओर हो सके। साथ ही जितने अच्छे से लताएं फैलेंगी उतना ही अधिक उत्पादन लेना संभव होगा। काट छांट का फलों के आकार, भार, रंग व रासायनिक संरचना पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फलों के गुण, फल देने वाली शाखा, वन शाखाओं पर फल देने वाली कलियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
इसलिए काट छांट करते समय साधक प्रणाली के अनुसार एवं किस्म विशेष का भी ध्यान रखें। तो देखा आपने किस तरीके से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रमुख बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होता है जब हम कटाई छटाई का कार्य करते हैं हमारी जो अंगूर की बेल हैं उसमें। लेकिन हमारे जो किसान सरसों की खेती कर रहे हैं वहाँ पर आपको किस तरह की देखभाल करनी होगी और किस तरह का प्रबंधन जो है वो अपनाना चाहिए जिससे अच्छी उपज आपको मिल सके, इस बारे में भी आइए जानकारी ले लेते हैं। और इसके लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर पीके राय जी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पीके राय, क्या जानकारी देना चाहेंगे फिलहाल अभी जो अवस्था है उसमें किस तरीके से हमारी जो फसल है वो नजर आ रही है? नमस्कार किसान भाइयों। सरसों रबी की एक प्रमुख तिलहनी फसल है और देश में जो तेल का जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका एक प्रमुख स्थान है जी। और अभी जो सरसों की जो आरंभिक अवस्था में है, करीब करीब ये कहीं कहीं तो पहली सिंचाई किसान भाइयों ने कर भी दी है और कहीं जहां लेट बुआई करी गई है वहां पे ये सिंचाई का उपयुक्त समय है, पहली सिंचाई का जी। और किसानों खास करके जो पहली सिंचाई के करीब 5-7 दिन बाद जब खेत में चलने लायक हो तो आपने जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो आपने बुआई के समय दी थी और शेष आधी मात्रा का अब छिड़काव करना है इसके बाद, और वो जब आप खेत में चलने लायक हो जाए। यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि ये जो आधी मात्रा आपने नाइट्रोजन की बचा रखी है इसमें भी आप कमी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? इसके लिए आप 1 से 1.5% का यूरिया का घोल बना लें और उसको छिड़काव करें और करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए करीब 500-600 लीटर के आसपास की पानी की आवश्यकता होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि आप काफी हद तक जो है ना नाइट्रोजन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें से भी आप काफी बचा सकते हैं जी। और ये लागत आप काफी कम कर सकते हैं और लाभ आपको उतना ही होगा जी। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी कि किस तरीके से हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं और खास तौर से जब तिलहनी फसलों की हम बात करते हैं, सरसों जिसका प्रमुख स्थान हमें नज़र आता है और कोशिश यही कि हम, क्योंकि एक सामने हमारे एक ये भी चुनौती रहती है कि जो हमारा अभी तक हम निर्भर करते हैं खाद्य तेलों के लिए, हमें इसका आयात करना पड़ता है। तो वहाँ भी किस तरीके से हम देखिए स्थिति को बदल सकते हैं ये भी ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी कि अच्छी उपज जो है वो हम ले पाएँ। इस बारे में और भी फिलहाल जानकारी हम लेंगे डॉक्टर राय से, लेकिन फिलहाल आइए नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। इस माह में सरसों की फसल में यदि एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। वहीं 2 सिंचाई उपलब्ध होने की दशा पर पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद व दूसरी सिंचाई 90 से 100 दिनों के बाद करें। बुआई के लगभग 2 माह बाद जब फलियों में दाने भरने लगे उस समय दूसरी सिंचाई करें। साथ ही सरसों की फसल को रोगों व कीटों से बचाने के लिए सही कदम उठाएं। आमतौर पर देखा गया है कि सरसों में 30 से 70% तक नुकसान माहू कीट से होता है। कुछ जगह इसे चेपा भी कहते हैं। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों से रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं। साथ ही साथ रस चूसते समय पत्तियों पर एक तरह का रस भी छोड़ते हैं। इस स्त्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर-जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तेजी से होता है। बेहतर पैदावार के लिए समय रहते इस कीट पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके लिए दिसंबर के अंतिम या जनवरी के पहले सप्ताह में कीट समूह में दिखाई देते हैं। समूह में कीट दिखाई देने पर प्रभावित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। खेत में प्रकोप बढ़ने पर उचित दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह पर शाम के समय ही करें। जरूरत होने पर दूसरा छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर करें। वहीं सरसों फसल में गलन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पौधे के तने में लंबे व भूरे धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफेद फफूंद की तह बन जाती है। यदि इसका प्रकोप फूल निकलने या फलियां बनने के समय पर हो तो तने टूट जाते हैं व पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। सरसों की खेती को तना गलन रोग से बचाने के लिए 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी अभी का जो समय चल रहा है उसमें हमारे किसानों को रखनी चाहिए जो सरसों की खेती करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण कि कैसे हमारे जो किसान हैं अच्छी आमदनी ले सकते हैं। अंगूर के भी हम यहाँ बात करें कि कैसे जो आपकी बेल है वहाँ पे कटाई छटाई का ख्याल आपको रखना पड़ता है, और खासतौर से इसमें क्या डॉक्टर वर्मा जो अलग अलग किस्में हैं जिस तरीके से, तो क्या किस्म के अनुसार भी जो कटाई छटाई का समय है वो निर्धारित है?
हाँ किसान भाइयों, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि देखिए अंगूर की जो खेती है हमारे दो मुख्य भागों में होती है। एक तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें होती है जहाँ की सर्दियों का मौसम होता है और जहाँ सर्दियों के मौसम में पत्तियां गिर जाती है, तो उसका एक निश्चित समय है कि उसकी जो काट छांट का जो समय है आपका ये हमें केवल दिसंबर और जनवरी के माह में, यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी के पूरे सप्ताह तक हम कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य हमारा जो अंगूर की जो खेती होती है हमारे देश में, जो दक्षिणी राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है, वहाँ क्योंकि जो बेल की जो बढ़वार है पूरे साल भर चलती रहती है, तो वहाँ एक निश्चित समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पत्ती गिराने का एक हमें तरीका अपनाना होता है जिससे कि जो दूसरी शाख हमें बनानी पड़ती है जिसमें कि हमें अंगूर लेना होता है। इसलिए वहाँ काट छांट का समय तकरीबन हमारा सितंबर और अक्टूबर का माह होता है। लेकिन हमारे जब उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं तो वो ये हमारा सही समय है, जबकि दिसंबर और जनवरी का जो माह है जी। और उसी के साथ में आपने पूछा था कि देखिए प्रजातियों के बारे में जब बात करते हैं, हाँ ये बिल्कुल निश्चित है कि विभिन्न प्रजातियों में जो काट छांट का जो तरीका है एक निश्चित तरीके से होता है जी। क्योंकि इसमें जो अंगूर की जो प्रजातियां हैं दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कि 2 से 4 गांठ पे अपना फल देती है, यानी कि उनकी जो कटाई करनी है केवल हमें 2 से 4 गांठ छोड़ करके ही कटाई करनी होती है। एक जो अंगूर की जो प्रजातियां होती हैं वो जो गुच्छा जिसमें आता है वो 6 गांठ के बाद आता है, किसी में 8 गांठ के बाद आता है, किसी में 10 गांठ के बाद आता है जी। तो इसमें जो प्रजातियों की बात जब करते हैं, देखिए जो ब्यूटी सीडलेस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है, उसको हमें 2 से 3 गांठ पे काटना होता है। हमारे किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा, उसी के साथ में परलेट प्रजाति है उसको 3 से 4 गांठ पे काटते हैं। और जो अलग दूसरी जो प्रजातियां जैसे फ्लेम सीडलेस है, पूसा संस्थान से जो निकली प्रजातियां हैं, पूसा त्रिशार है, पूसा अदिति है, पूसा उर्वशी है, इन प्रजातियों में ये और पूसा नवरंग, इन प्रजातियों की जो काट छाट है 4 से 6 गांठ के बाद की जाती है। तो देखिए ये भी बेहद जरूरी इस तरह का किसानों को बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। कौन सी किस्म आपने ली है उसके हिसाब से ही कटाई छटाई आप करें। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लाही हमारी होती है, लाही में जब ये माहू लग जाता है तो भारी समस्या इसमें पैदा हो जाती है, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके पहले तैयारी कौन कर ले जिससे माहू से हम बच सकें? चलिए बिल्कुल, किस तरीके से रख रहा है जो माहू कीट है, इससे फसल को बचा सकते हैं? क्या पहले से किस तरह की सावधानी बरतनी होगी किसानों को? ये सवाल किया है तो एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि माहू का प्रकोप जो है वो दिसंबर के आखिरी से लेकर के जनवरी फरवरी कभी भी हो सकता है। और इसके लिए जब तापमान थोड़ा सा बढ़ता है, बदली छाई होती है, तो ये उपयुक्त मौसम है जी। तो इसमें एक तो किसान भाई ये ध्यान रखें, अभी इस बार तो आपने बुआई कर दी, लेकिन आगे जब भी सरसों की खेती आप करते हैं तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा वो बुआई जो है ना वो टाइम से करें या थोड़ा जल्दी करें। दूसरा, ये माहू का जो प्रकोप है वो सबसे पहले खेत में बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो यदि आप दूसरे दिन या रोज खेत का भ्रमण करते हैं और जब भी आपको माहू के कीट दिखाई देते हैं फलियों पे, जो बनती हुई फलियां उस पे लगे हुए, तो उसको तुरंत उसी समय तोड़ के जमीन में दबा दें अगर वो इनिशियल प्रारंभिक अवस्था में है जी। और अगर ये बढ़ रहा है तो जो दवाई का छिड़काव है, चाहे आप डाइमेथोएट का छिड़काव करते हैं, एंडोसल्फान, बहुत सारी इसमें दवाइयां हैं, तो अगर शुरुआती अवस्था में करते हैं तो इसमें एक तो दवाई की भी कम मात्रा लगेगी और बार आपको छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। क्योंकि ये जब माहू आता है तो उस समय पौधों की ऐसी अवस्था होती है फसल की कि उसमें खेत में बहुत अच्छी तरह छिड़काव, क्योंकि बाराबंकी में अमूमन जो किसान भाई हैं वो छिड़काव विधि से ही बुआई करते हैं जी। तो जो फसल की स्थिति होती है कतार में होती नहीं, तो छिड़काव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको शुरुआती जो मौसम है, जिसको मौसम हमने बताया कि किस मौसम में ये ज्यादा संभावना होती है, तो एक तो उस मौसम को ध्यान रखें और उस समय आप जरूर खेत का भ्रमण करते रहें लगातार, यानी निगरानी जरूर रखनी होगी खेत की। बिल्कुल जी बिल्कुल, और इस तरह की स्थिति दिखती है तो देखिए तभी आपको इसका जो प्रबंधन है वो भी कर लेना चाहिए। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद जी, गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ये जुड़े हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार।
हाँ जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो है अंगूर की कौन सी किस्म लगाने, विशेष करके बलुई मिट्टी में, ठीक है जी, और उसमें कीड़े जो लग जाते हैं उसका बचाव कैसे करें? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर वर्मा क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोंडा की जब आप बात करते हैं तो वैसे तो क्योंकि अंगूर की जो सफलतापूर्ण खेती जो की जाती है, जो हमारा उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो इसका जो पश्चिम वाला जो इलाका है वहाँ थोड़ी अच्छी खेती हो सकती है, क्योंकि जैसे ही हम पूरब की तरफ जाते हैं उत्तर प्रदेश में जी, तो वहाँ एक तो बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि बारिश क्योंकि जब अंगूर जब पकता है वो तकरीबन जून का यानी कि द्वितीय सप्ताह से तीसरे सप्ताह में यानी कि बारिश आ जाती है, और वही समय है जबकि अंगूर के जो दाने हैं वो पकते हैं। इसीलिए जहां जहां भी जब जून के महीने में यदि बारिश आती है दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह में, तो वहां अंगूर की जो खेती करना थोड़ा सा लाभदायक नहीं रहता है जी, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है तो उसके सारे दाने फट जाते हैं और उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, आप थोड़ा सा लगाना चाहते हैं तो ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो कि उस समय से पहले ही पक जाएं। उसमें 2-3 प्रजातियों का मैं नाम आपको बताना चाहता हूं। एक तो आपका परलेट है, फ्लेम सीडलेस है, ब्यूटी सीडलेस है, और पूसा संस्थान से एक पूसा सीडलेस है। इन प्रजातियों को लगाते हैं तो आपको यानी कि अच्छे फल मिल सकते हैं, लेकिन उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको देखना होगा कि बारिश तो उस सीजन में यदि नहीं आती है। चलिए बिल्कुल, इन बातों का देखिए आपको ख्याल रखना चाहिए, और किस तरीके से आपके क्षेत्र की जलवायु है उस हिसाब से किस्मों का चयन करें, फिर उसी के हिसाब से जो प्रबंधन कार्य हैं वो देखिए अलग अलग फसलों में किए जाते हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, ना सिर्फ कैसे आप कटाई छटाई का कार्य कर सकते हैं अंगूर की बेलों में, और सरसों की अच्छी उपज आप कैसे ले पाएंगे, सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं अंगूर की फसल में किस तरीके से कटाई छटाई आपको करनी है और प्रवर्धन जो है इसका क्या महत्व है, और साथ ही आपको हम बता रहे हैं सरसों की उन्नत उपज आप कैसे ले सकते हैं, कैसे फसल की देखभाल आपको करनी है। फिलहाल हमारे साथ लगातार जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं। भूरा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। बदायूं उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं भूरा सिंह जी? हेलो हेलो, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, सरसों की दूसरा पानी कितने टाइम लगना चाहिए? चलिए बिल्कुल, दूसरी सिंचाई जो है कितने अंतराल पे की जाए? हाँ। डॉक्टर राय, ये दूसरी सिंचाई आप करीब करीब जो फसल की अवस्था है आपकी 90 दिन की अवस्था है, 90 से 100 दिन के बीच में जी समय आप दूसरी सिंचाई करें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा किसान भाइयों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि सरसों की फसल में अमूमन जो हम तीसरी सिंचाई कई बार करते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता उत्पादन पर, उल्टा उसका तेल का प्रतिशत घट जाता है जी। तो जहाँ भी किसान भाइयों के पास सिंचाई की पूरी सुविधा है तब भी आप तीसरी सिंचाई भूल कर भी मत करें, इससे कोई फायदा नहीं होता जी। एक तो लागत बढ़ जाती है और दूसरे उससे कोई ना तो उत्पादन बढ़ता है, उल्टा आपका तेल का प्रतिशत घटता है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राय, जो जैसा आपने कहा कि जो तेल उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो एक किसान के लिए ये भी चिंता का विषय रहता है कि कैसे हम जो तेल की मात्रा है वो अच्छी ले सकते हैं, और उसके लिए माना जाता है कि सल्फर की जो सही मात्रा है उसका ख्याल हमें रखना चाहिए, लेकिन शुरुआती तौर पे और किन बातों का ख्याल रखें?
शुरुआत में ही अगर आप कुछ चीजों का किसान भाई ध्यान रखें, एक तो मैंने सिंचाई की जो बात बताई कि दो सिंचाई, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तब भी आप दो सिंचाई से ज्यादा ना करें, एक तो ये बात हो गई जी। एक दूसरी, बुआई के समय आप जो है ना सल्फर का जरूर इस्तेमाल करें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, क्योंकि सल्फर का बहुत बड़ा महत्व है इसमें तिलहनी फसल में, और खास करके सरसों में। इससे न सिर्फ उपज बढ़ती है, सीड यील्ड जिसको हम बीज का उत्पादन करते हैं वो बढ़ता है, बल्कि इसमें तेल का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ता है जी। तो इसके लिए अगर किसान भाई डीएपी की जगह अगर सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं 2.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो उसमें 40 किलोग्राम सल्फर की आपूर्ति हो जाती है इस अकेले सिंगल सुपर फास्फेट से। तो इस स्थिति में उनको डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसका अमूमन किसान भाई कम ही उपयोग करते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है या बोरान, इनका भी बड़ा महत्व है। जिंक सल्फेट हम 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, बोरान आपका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर डालते हैं तो कई बार किसान भाइयों ने देखा होगा कि सरसों की जो फलियां उसमें लास्ट में 1-2-3 दाने जो है ना वो पूरी तरह उनका भराव नहीं हो पाता, वो खास करके बोरान की कमी की वजह से होता है जी। तो किसान भाई इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि एक पौधे में कितनी फलियां होती हैं पूरे खेत में आपकी, और इस तरह से अगर 2-3 दाने अच्छी तरह से भराव नहीं होता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। तो इसका हम इसको अगर बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हम पूरा का पूरा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। जी बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से, रामनाथन जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? आज सर ये मैं इस फसल के बारे में पूछना चाहता था, ये कौन सी बीज सर लगाए? जी आप जानना चाह रहे हैं कौन सी किस्म ले सकते हैं सरसों की यहाँ पर? जी सर पश्चिम बंगाल। चलिए बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में किस जिले से बात कर रहे हैं आप? हम कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट से बात करते हैं जी। कुछ बिहार जी बिल्कुल। जी डॉक्टर राय क्या जानकारी देना चाहेंगे कुछ बिहार के लिए, कौन सी अच्छी किस्म? कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट से किसान भाई बोल रहे हैं। वहाँ के लिए हमारी जो प्रजातियां हैं, एक तो DRMR IJ31 है जिसको गिराज के नाम से भी हम जानते हैं जी। दूसरा हमारा DRMR 116540 है जी। और अगर देर से बुआई कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि देर से बुआई कर रहे हैं तो DRMR 150-35 प्रजाति है। और इसके अलावा चूंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे किसान भाई हमारी पीली सरसों की भी खेती करते हैं, तो अगर ये पीली सरसों की खेती करना चाहते हैं तो NRC YS 5-2 ये प्रजाति पीली सरसों की काफी अच्छा उत्पादन देती है। तो ये प्रजातियां वहां के लिए किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और कूच बिहार से बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमारा सरगाछी में एक सीड हब है मस्टर्ड का जी, तो वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। PM28 प्रजाति भी बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पर वेस्ट बंगाल में। तो प्रजातियों की कोई कमी नहीं है, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार आप समय से बुआई कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, पीली सरसों की खेती करना चाहते हैं या काली सरसों जिसको इंडियन मस्टर्ड भारतीय राया कहते हैं जी, तो जो भी आप खेती करना चाहते हैं उस हिसाब से आपको प्रजाति का चयन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए आप अपनी इच्छा के अनुसार जो किस्में हैं क्षेत्र के अनुसार भी इनका चयन कर सकते हैं। और अब तो बायो फोर्टिफाइड जो किस्में हैं वो भी सरसों में हमारे पास हैं, जिसका इस्तेमाल लगातार जो किसान है वो करके अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। यहाँ डॉक्टर वर्मा आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि कटाई छटाई का जो महत्व, प्रवर्धन की जब हम बात करते हैं किस तरीके से एक पूरी ये प्रक्रिया है और इसमें जो एक वैज्ञानिक विधि है उसका हमें ख्याल रखना होगा, ये जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शरद जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर्वेश जी, गुजारिश करना चाहेंगे टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी हेलो सर जी सर, मैं लाई के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ, सरसों के बारे में सर। क्या जानना चाह रहे हैं? सर्वेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सर। पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए तो आपका सवाल और बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे और फिर जवाब भी आप बेहतर ढंग से यहाँ पे सुन सकेंगे। जी सर। जी, सरसों के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी सर। क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। सर
सरसों में मतलब पानी लगाना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए सर, ये पूछ रहे हैं। एक बार पानी लगा चुके हैं आप? जी सर, एक बार छिड़काव लगाया है सर। चलिए डॉक्टर राय, क्या जानकारी देना चाहेंगे? पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और एक बार फव्वारा विधि से इन्होंने शायद सिंचाई की है, अब जानना चाह रहे हैं कि कब ये सिंचाई कर सकते हैं। पीलीभीत से हैं समोता किसान पे। तो अगर आपने पहली सिंचाई करी है और आपके पास सुविधा है, दूसरी सिंचाई आप कर पाएंगे अगर आपके पास मौजूद है सिंचाई का साधन, तो ये 90 से 100 दिन के उपरांत करीब करीब आप ये दूसरी सिंचाई दें। और अगर दूसरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो भी कोई आवश्यकता नहीं है सिंचाई की। एक सिंचाई में भी फसल अगर आपने 40-45 दिन की अवस्था में कर दी है तो एक सिंचाई पे भी आप फसल को ले सकते हैं जी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर है सिंचाई की सुविधा तो आप दे सकते हैं दूसरी सिंचाई, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बिल्कुल, अगर ये ज़रूरी है कि अगर आपके पास वहाँ साधन नहीं है या आप सोच रहे हैं कि लागत आपकी बढ़ जाएगी, तो आपके पास ये विकल्प है। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपकी फसल अगर बेहतर बनी हुई है, समय से आप उसमें लगातार जो और प्रबंधन है, कृषि कार्य हैं वो कर रहे हैं, तो आपको अच्छी उपज मिल सकेगी। डॉक्टर वर्मा, जानना चाह रहे थे आपसे, जब हम प्रबंधन की बात करते हैं और उसमें जो वैज्ञानिक विधि है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? हाँ किसान भाइयों, अभी क्योंकि अंगूर में काट छांट का टाइम है, तो उसी टाइम पर प्रबंधन का भी एक बहुत ही सही समय है, क्योंकि अंगूर की बेलों की काट छांट की जाती है, उनसे शाखें निकलती हैं और उन्हीं शाखों को इस्तेमाल किया जाता है प्रवर्धन के लिए। तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि हम किन किन प्रजातियों का हमें प्रवर्धन करना है। प्रवर्धन हमें उसी प्रजाति का करना चाहिए, या तो उसकी बाजार मांग हो या हमें अपने खेत में उसको लगाना हो। तो लेकिन लगाने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो शाख जो होती है वो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, उसका रंग है एकदम भूरे रंग का होना चाहिए, गहरे पीले रंग का होना चाहिए, हरे रंग का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसका जो आकार है कम से कम उसका पेंसिल का जो आकार है, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है वो कम से कम एक पेंसिल के आकार की होनी चाहिए। उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। उसके साथ साथ मैं चीज बताना चाहूंगा, जब भी उसे कटिंग बनाते हैं, यानी कि शाख को कटिंग के बाद में हमें देखना होता है कि उसमें तकरीबन 4 से 5 गांठ कम से कम होनी चाहिए और उसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। और प्रवर्धन के लिए जब भी हम कटिंग बनाएंगे तो उसका एक ध्यान रखना चाहिए, जो कि कटिंग का जो ऊपरी वाला हिस्सा है हमेशा ऊपर रहना चाहिए लगाते वक्त, और नीचे वाला हिस्सा है नीचे रहना चाहिए। तो किसान भाइयों को उसके लिए एक तरीका होता है कि ऊपर वाले को हम कैसे पहचाने, क्योंकि कटिंग के बाद में सारा हमारा मिक्स हो जाता है वो। जब भी ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको आप तिरछा कट मारिए और नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसको आप गोल कट मारिए, जिससे जब भी आप अपने खेत में नर्सरी में उसको कटिंग को जब लगाएंगे, अपना कलम को जब लगाएंगे, आपको पता रहेगा गोल कटिंग वाला हमारा नीचे हिस्सा मिट्टी में जाएगा और जो तिरछा कट वाला है वो जमीन के ऊपर रहेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमारे जो किसान भाई प्रवर्धन कर सकते हैं। लेकिन एक तो प्रकृति ने अंगूर को एक बहुत ही विशेष गुण दिया हुआ है कि इसकी कलमों से भी हम पौधे बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें जो कलमों से जड़ बहुत कम निकलती हैं और कभी कठिनाई से निकलती हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अच्छी जड़ निकालने के लिए इसकी जो कलमें हैं उनको हमें उपचारित करना चाहिए। एक हमारा ग्रोथ हार्मोन आता है, उसको रूटोक्स बोलते हैं, जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में उसको IBA इंडोल बुटायरिक एसिड बोलते हैं। तो मार्केट में मिल जाता है रूटेक्स के नाम से। तो जब भी कटिंग बनाते हैं जो नीचे का हिस्सा है उसको उस पाउडर में थोड़ा सा लगा दीजिए और वो पाउडर में ये जो जिब्रेलिक इंडोल बुटायरिक जो एसिड होता है, IBA होता है, वो उसमें लग जाता है, उससे जड़ें आसानी से निकल जाती हैं। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है क्योंकि अच्छी जड़ें जो हैं निकल जाती हैं, वो हमें मिल सकती हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं कौशाम्बी से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजकुमार जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि हमने सरसों की पहली सिंचाई कर दी है। हमने सरसों की पहली सिंचाई कर दी है और सल्फर भी डाल दिया, यूरिया भी डाल दिया, लेकिन पेड़ सिंगल खाए हुए हैं, शाखाएं नहीं निकल रही हैं उसमें, यानी बढ़वार उस तरीके से नहीं हो पा रही है। जी डॉक्टर राय, क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ पर आप? चलिए अब ये देखें कि पहली सिंचाई कब करी है
और जो नत्रजन की आधी मात्रा आपने बचा के रखी थी, क्या उसका इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, तो ये जरूर इस्तेमाल कर लें अगर आपने बचा रखी है। और मैंने शुरू में बताया, या तो आप उस आधी मात्रा को इस्तेमाल कर लें, या अगर घोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं तो 1 से 1.5% से ज्यादा का घोल ना बनाएं, इससे पत्तियां जल जाएंगी। तो वो घोल बना के छिड़काव करें। और निश्चित तौर पर, क्योंकि फुटाव का यही समय होता है, जो पहली सिंचाई है जी, उसके बाद फुटान होती है, तो ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें निश्चित तौर पर फुटान होगी और आपकी फसल अच्छी होगी। और आप इस जो नत्रजन की मात्रा है उसका जरूर इस्तेमाल कर लें इस समय। जी, इसीलिए कहा जाता है उचित समय पे उचित प्रबंधन जो है वो हमें अपनाना चाहिए। और अभी एक सामान्य अवस्था जिसमें जो फुटाव है शाखाओं का वो होता है, तो आप लगातार जो है अपनी फसल की निगरानी भी करते रहें और जो आवश्यक कृषि कार्य हैं वो ज़रूर करें। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे हमारे जो विषय हैं इनके बारे में। फिलहाल यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आप अंगूर की फसल में कटाई छटाई का कार्य कर सकते हैं और इसके साथ ही प्रबंधन इसका कर सकते हैं। और इस साथ ही जो किसान सरसों की खेती कर रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से आपको अपनी फसल की देखभाल करनी है जिससे आने वाले समय में आप अच्छी उपज ले सकें। इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ लगातार आपके सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ डॉक्टर वर्मा कुछ जानकारी आपसे और भी हम लेना चाहेंगे। जब तक कटाई छटाई की हम बात करते हैं तो क्या इस दौरान कुछ ऐसे उर्वरक की भी आवश्यकता रहती है या सिर्फ कटाई छटाई करके ही जो हमारी बेल हैं उनको छोड़ दिया जाता है? हाँ किसान भाइयों, जैसे कि कटाई छटाई, क्योंकि इसमें और भी थोड़ी सी क्रियाएं हैं जिनका भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें 2 तरह की शाखों को रखते हैं। एक शाख होती है उसमें केवल 2 आंखें रखते हैं केवल, और एक शाख होती है उसमें तकरीबन जिसकी जरूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया तो 4 से 6 आंखें। तो 2 तरह की शाखों को लेके हम चलते हैं। इसका जरूरत इसीलिए होती है जो 2 शाख वाली जो शाख है वो आने वाले समय में फल देने के लिए तैयार करेगी वो जी। तो हमें वो एक के साथ में एक रखना जरूरी होता है। दूसरा जो 4 से 6 आंख वाली है वो हमें इस आने वाले समय में फल देगी, यानी कि उसमें गुच्छा आएगा जी। अब कटिंग के पश्चात हमारे किसान भाइयों को उसमें तुरंत फंजीसाइड है जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका छिड़काव तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि कट होने के बाद में थोड़ा सा जो फफूंद है उसकी संभावना बनी रहती है जी। उसी के साथ में एक बहुत जरूरी जो चीज है, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था मेरे किसान भाइयों को
कि जो अंगूर है इसमें जो फल पकते हैं, जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, तो वो जून या उसके सप्ताह में पकते हैं, उस टाइम में कुछ बारिश आने की संभावना रहती है। तो यानी कि उसको हमें कैसे पहले पकाया जाए, तो हमें जब भी हम काट छांट करते हैं, काट छांट के तुरंत बाद किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें या तो आप डोरमेक्स का छिड़काव कर सकते हैं या थायो यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो बेल का में जो फुटाव है कम से कम 15 से 20 दिन पहले हो जाएगा, यानी कि जो पकने का जो समय है वो भी 15 से 20 दिन पहले हो जाएगा। एक तो हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, दूसरा इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसको भी हमें छिड़काव करना चाहिए। तीसरा जो खाद उर्वरक की मात्रा थी, क्योंकि ये जो उचित समय है, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब आपसे मैं जानकारी लूंगा। खाद और उर्वरक की जो मात्रा है किस तरीके हमें रखनी होगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो राकेश जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, जब सरसों पकने को तैयार हो जाती है ना जी, तभी उसमें दाना बनता नहीं जी, पहले लाल सी हो जाती है जी। पहले ही वो ऐसे दिखती है कि फसल पक चुकी है लेकिन दाना उसमें नहीं होता। हाँ जी, उखड़ जाती है जी। जी चलिए बिल्कुल। डॉक्टर पी के राय, क्या जानकारी देना चाहेंगे अगर ऐसी स्थिति रहती है तो? सवाल मैं इनका समझ नहीं पाया था। जी, इनका संभवतः ये सवाल था कि दाने नहीं पड़ते सरसों। जी, दाने जो हैं वो कम पड़ते हैं और ऐसा लगता है फसल जो है वो पकने की लगभग अवस्था हो चुकी है, लेकिन कायदे से जो फलियां हैं उनमें दाना उतना नहीं होता। हाँ, तो इसमें जरूर एक किसान भाई देखें, एक तो बीमारी आती है सफेद तना गलन रोग की, उसमें भी कई दफा ऐसा होता है जी कि जो अगर ऐसा है खेत में देखें कि क्या सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं या कुछ कुछ पौधे बीच में ऐसे हुए पके हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ पौधे पूरी फसल में, पूरे खेत में कुछ कुछ पौधे ऐसे दिखाई देते हैं जो समय से पहले लगता है कि पक गए हैं, तो उसको तने को जरूर देखें, उसमें सफेद अगर उसमें ग्रोथ है कवक की, तो ये सफेद तना गलन रोग है। और इसको अगर फाड़ेंगे तने को सीधा खींच के तो ये उखड़ेगा नहीं, वहां से टूट जाएगा। तो एक तो संभावना ये है। एक दूसरी संभावना ये है इसमें दाने कम पड़ने की, जिसमें आपका जो पोषण प्रबंधन जो है ना ढंग से नहीं किया गया है, जिसमें खास करके बोरान और जिंक सल्फेट जो हमने बताया था और एक सल्फर की मात्रा, इसका जरूर इस्तेमाल करें। कई बार जैसा मैंने बताया कि बोरान का अगर डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है खेत में, तो ऐसे में भी दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होता। और कई बार किसान ये चूंकि ये पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व है तो किसान बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते इस पे बोरान का। तो ये जरूर आप देख लें, अगर बोरान की कमी है तो बोरान का इस्तेमाल जरूर करें। और बीमारी का एक देख लें कि उसको, और कई बार जो सफेद तना गलन रोग की बीमारी के जो लक्षण मैंने बताए हैं, ये दीमक की वजह से भी आते हैं, क्योंकि हरियाणा में कई जगहों पे जो जमीन है वो थोड़ी सी वैसी बलुई है, हल्की जमीन है, तो इसमें ये भी संभावना है कि कहीं दीमक का प्रकोप तो नहीं है। तो दीमक का प्रकोप हो या सफेद तना गलन रोग का, उन दोनों का अंतर है। दीमक के प्रकोप में अगर आप पौधे को खींचेंगे तो वो तुरंत ही जो है ना उखड़ जाएगा, जड़ अंदर रह जाएगी, क्योंकि जड़ में इन्फेक्शन रहता है, उस पर संक्रमण ये दीमक खा जाती है, तो ये आसानी से निकल आएगा। तो इसका मतलब उसमें दीमक का प्रकोप है। तो ये आप देख लें, उसी के हिसाब से आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। करते रहें। फिलहाल हमारे साथ विनय जी जुड़े हैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका विनय जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? मैं ये जानकारी लेना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ बरानी सरसों होती है जी, उसके ऊपर हम मतलब यूरिया का पानी से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, कोई फायदा होगा नुकसान होगा? चलिए, अभी की अवस्था के लिए आप जानना चाह रहे हैं कि यूरिया का घोल बना के छिड़कें तो फायदा होगा या नहीं? हाँ जी। चलिए, डॉक्टर राय क्या जानकारी देना चाहेंगे? किसान भाई ने बताया कि बरानी क्षेत्र मतलब सिंचाई की सुविधा नहीं है जी, तो ऐसे में अगर आप खेती कर रहे हैं तो वैसे भी आपको जो है, आप अगर जमीन में जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में पहली सिंचाई के बाद हम कहते हैं कि नत्रजन की आधी मात्रा डालें, वो तो अगर आप एक सिंचाई की भी सुविधा नहीं है तो वो तो आप नत्रजन का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अगर आप स्प्रेइंग करते हैं 1 से 1.5% का घोल बना के, तो ये नत्रजन की पूरी जो मात्रा है वो पूरी पौधे के अंदर पहुंच जाती है और उससे लाभ होगा आपका जी, फसल अच्छी होगी। तो ये आप कर सकते हैं पहली सिंचाई के बाद। जैसे जो अवस्था होती है, सिंचाई तो आपने अगर नहीं करा है तब भी ये अवस्था 40 दिन की होती है, 40-45 दिन के आसपास जी, एक छिड़काव सकते हैं आप उसका। चलिए, बिल्कुल छिड़काव देखिए किया जा सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर वर्मा हम बात कर रहे थे कि जो हमारी अंगूर की बेल है उसमें भी किस तरीके से खाद या जो उर्वरक की आवश्यकता है उसका हमें ख्याल रखना होगा।
जी हाँ, जैसे कि अभी अंगूर की, क्योंकि बेलों में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और ये उसमें खाद एंड उर्वरक देने का समय भी ये बहुत ही उचित है जी। तो एक तो किसान भाई नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे हैं इसी समय पर, एक किसान भाई जिनके पास में पहले ही बाग है, तो इसमें जो भी नए किसान हमारे नए बाग लगाने की कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको गड्ढा खोद लेना चाहिए जिसका आकार कम से कम 50 गुणा 50 गुणा 50 सेंटीमीटर का आकार का हो। और हर गड्ढे में आपको पौधा लगाने से कम 15 से 20 दिन पहले कम से कम 15 किलो इसमें गोबर का खाद डाल देना चाहिए। 250 ग्राम इसमें जो नीम की खली है उसको डाल देना चाहिए। 200 ग्राम इसमें डीएपी उसको डाल सकते हैं और 200 ग्राम इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, सबको मिक्स करके पौधा लगाने से कम 15 से 20 दिन पहले उसको मिक्स करके गड्ढा भर दीजिए जी। और जैसे ही पौधे लगाने का समय होगा उसमें आप इसको लगा सकते हैं, अपने पौधों को ले सकते हैं और तुरंत उसके बाद में सिंचाई करने की परम आवश्यकता होती है। तो देखिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं गड्ढे की। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मेहुल कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं भिंड मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका मेहुल जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरसों की फसल में खरपतवार बहुत ही ज्यादा हो चुका है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? चलिए, खरपतवार ज्यादा हो चुका है, डॉक्टर राय क्या अब किया जा सकता है? देखिए किसान भाई, ये जो सरसों की हमारी फसल है इसमें खड़ी फसल में कोई भी खरपतवार नाशी जो है ना वो इस्तेमाल करने की हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि कोई खरपतवार नाशी इफेक्टिव नहीं है। जो भी खरपतवार नाशी वो सरसों की फसल को भी मारेंगे। तो इसमें जैसे शुरुआती अवस्था में हम लोग जरूर कहते हैं कि जस्ट जैसे अंकुरण, मतलब आपने बीज लगाया है, बुआई करी है, उसके 72 घंटे के अंदर पेंडीमिथालिन है या एक दो और जो हर्बिसाइड है उनका हम स्प्रे करते हैं और वो स्थिति निकल गई। तो अब आपने जो पहली सिंचाई करी है, अगर आपने कतार में बुआई करी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बहुत सारे आजकल वीडिंग के इक्विपमेंट आ रहे हैं, छोटे इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनकी सहायता से आप जितना हो सके वीड का आप नियंत्रण करें, क्योंकि आप दवाई का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे इस समय। तो ये एक अवस्था है 40-45 दिन की, उसके अंदर पहली सिंचाई के बाद जितना हम वीड निकाल देते हैं, इसके बाद जब फसल बढ़ने लगती है तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि फसल इतनी तेजी से बढ़ती है कि जो भी खरपतवार है, छोटे मोटे खरपतवार, वो काफी वो सबसाइड हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। तो वो बहुत ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन शुरुआती अवस्था में जरूर ये दिक्कत होती है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। और हैंड वीडिंग ही इस समय एक मात्र तरीका है, या छोटे इम्प्लीमेंट है जो आप हैंड रो है या उस तरीके का कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट छोटे अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करके आप खरपतवार निकालिए। चलिए, बिल्कुल। तो ये देखिए किस तरीके से आप ना सिर्फ जो खरपतवार है उसकी रोकथाम भी कर सकते हैं समय रहते। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं जगदीप जी? आवाज में जी। हाँ जी, अंगूर की खेती जो कटाई छटाई होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं जी। आप जानना चाह रहे हैं कटाई छटाई किस समय में की जाए? हाँ जी, कैसे की जाए और कब की जाए, इसके बारे में जानना चाहते हैं जी। चलिए, बिल्कुल, कैसे करें और कब की जाए, हनुमानगढ़ राजस्थान से जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर वर्मा क्या जानकारी देना चाहेंगे? जगदीप जी, जैसे कि आप हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं और वहाँ कुछ अंगूर की प्रजातियां हैं, उनकी खेती शायद आप लोग कर रहे होंगे और नहीं तो आगे प्लान कर भी सकते हैं, लेकिन ये उचित समय है। जैसे ही अंगूर की अंगूर की बेलों से पत्तियां गिरना शुरू हो जाती है और सर्दियों का मौसम अच्छी तरह से अपना पीक पर होता है, तो उस टाइम पर आप इसमें काट छांट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको बताया, शायद आप सुन रहे होंगे जी, कि आपको देखना है कि पिछले साल की आपकी शाख होनी चाहिए और आपको प्रजाति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ब्यूटी सीडलेस में आपको 2 से 3 शाख पे काटना है, परलेट में आपको 3 से 4 शाख पे काटना है, फ्लेम सीडलेस में आपको 4 से 6 गांठ पे काटना है और वो पुराने साल की वो होनी चाहिए आपकी शाख। और उसकी पहचान आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि आप देख लेंगे कि जो शाख है उसमें आपको गुच्छे का निशान दिखाई देगा पिछले वाला, यानी कि उसी शाख को हमें रखना है, बाकी की पूरी शाखों को हमें निकाल देना है। इस तरह से तकरीबन जो हमारी अंगूर की जो बेलें हैं
कम से कम 90 से 95% जो उसका भाग है हम उसको निकाल देते हैं और केवल हम उन्हीं शाखों को रखते हैं जिससे कि हम आगे उसमें फल ले सकते हैं। तो आगे उनमें देखिए फलन जो है वो हमें अच्छा मिल सके, इसलिए भी ज़रूरी है कटाई छटाई का जो हमारा ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, प्रक्रिया है, और इसको समय रहते हमारे जो किसान हैं ज़ाहिर तौर पर अभी कर भी रहे होंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी का समय है, इसमें आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा जब आने वाला जब फलन होगा, यानी फलन आपको तभी ज़्यादा मिल सकेगा। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और किस तरह का फायदा आपको मिल सकता है सरसों की फसल से और अंगूर की खेती करके। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से सरसों की फसल की देखभाल आप कर सकते हैं, अच्छी उपज इसकी ले सकते हैं, और साथ ही जो किसान अंगूर की खेती करते हैं वो अभी कटाई छटाई कर सकते हैं बेलों में, और साथ ही उसका प्रवर्धन करके आने वाले समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं चरखी दादरी हरियाणा से। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में दोबारा सिंचाई कितने दिनों के बाद करें? सरसों की खेती में दोबारा सिंचाई कब करनी चाहिए? हाँ जी। चलिए बिल्कुल। डॉक्टर राय मैं चाहूंगा एक बार आप फिर से बताएं हमारे दर्शकों को कि दूसरी सिंचाई कब और कौन सी अवस्था में की जाए? दूसरी सिंचाई जो फलियां बनने लगती हैं, जिससे फूल आ जाता है, फूल झड़ने लगते हैं, फलियां बनने लगती है, तकरीबन ये 90 दिन के आसपास की अवस्था है, 90 से 100 दिन के बीच की अवस्था है जी। इस समय आप जो है ना सिंचाई करें, दूसरी सिंचाई, ये अनुकूल मौसम रहेगा जी। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर राय जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जो किसान है जहां सिंचाई उपलब्ध होती है तीसरी सिंचाई भी कर देते हैं, तो ऐसे में क्या जो तना गलन की जब हम बात करते हैं तो क्या वहां संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, इस तरह के रोग की आशंका ज्यादा हो जाती है? हाँ, इसमें अगर सिंचाई जरूरत से ज्यादा नमी है जमीन में, क्योंकि इसका जो कवक है उसकी जो रेस्टिंग बॉडी है, जो सुषुप्ता अवस्था है, वो जमीन में ही होता है जी। और एक विशेष अवस्था पर इसका संक्रमण होता है, करीब करीब ये 70 दिन की अवस्था है, 60 से 70 दिन की अवस्था। तो उस समय अगर खेत के अंदर इसके जो कवक पड़े हुए हैं और वो नमी पर्याप्त है और मौसम भी काफी अच्छा है, और खास करके हम लोग जो बार बार कहते हैं कि पौधे से पौधे की, कतार से कतार की उचित दूरी बना के बुआई करें, उसके पीछे भी कारण यही है कि अगर ज्यादा घनी फसल है तो एक फसल के आसपास, पौधों के आसपास सूक्ष्म वातावरण बनता है बहुत, जो कि काफी मुफीद होता है इस फंगस के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए। तो वो अगर आपने अच्छे तरीके से जैसे लाइन से लाइन और पंक्ति से ये पौधे से पौधे की उचित दूरी रखी है तो एक संभावना तो वहाँ
थोड़ा कम हो जाती है। दूसरा ये अगर आप उस समय नमी, जैसे आपने 40-45 दिन की अवस्था में सिंचाई करी और इसके बाद आप 90-100 दिन की अवस्था में कर रहे हैं, तो बीच का जो पीरियड है 60 से 70 दिन की जो अवस्था है, खास करके हम लोग कई बार किसानों को ये भी कहते हैं कि आप बड़ा दिन जो है ना 25 दिसंबर और 14 जनवरी एक मोटा मोटी बताते हैं कि इस बीच मकर संक्रांति, बड़े दिन और मकर संक्रांति के बीच की अवस्था में अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो काफी हद तक इस रोग के प्रकोप को आप कम कर सकते हैं। और फिर भी अगर इस बीमारी का प्रकोप होता है तो आप कार्बेंडाजिम दवा है, इसका 2% का घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं शुरू की अवस्था में, तो इससे काफी हद तक नियंत्रण होता है। और अगर आपने बीज लगाने से पहले उसका शोधन किया है कार्बेंडाजिम से तो और अच्छी बात है, इससे भी काफी संभावनाएं कम हो जाती है इस बीमारी की। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राय, जो जिन किसानों ने बाद में सरसों की खेती ली है, यानी पछेती किस्मों का जिन्होंने चयन किया है, वो किस तरीके से कृषि कार्य कर सकते हैं अभी? इसमें देखिए, पछेती किस्मों का कई बार अमूमन किसान भाई क्या जो नॉर्मल जो सोन कंडीशंस की जो प्रजातियां उनका ही इस्तेमाल पछेती में करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, उससे उपज में काफी कमी आती है। पछेती बुआई के लिए कुछ उपयुक्त प्रजातियां उन्हीं का चयन करें, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि बुआई हो चुकी है तो अब आप प्रजाति तो ये नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक संभावना बनी रहेगी माहो का प्रकोप, जिसको एफिड कहते हैं, क्योंकि ये लेट मैच्योर होगी तो उस समय जरूर आप अगर मौसम में बदलाव देख रहे हैं, बदली है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया अचानक, तो समय जरूर आपके खेत का भ्रमण करें और बाहर की तरफ, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था कि माहो का प्रकोप बाहरी पौधों में सबसे पहले होता है, फिर ये अंदर की तरफ जाता है। तो शुरुआती अवस्था में अगर संक्रमण बहुत कम है तो आप उन टहनियों को तोड़ के नष्ट कर सकते हैं, जमीन में दबा दें ताकि वो उसके जो निम्फ हैं, जो इसके कीट के और एडल्ट हैं, ये ज्यादा फैलने नहीं पाए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि तेजी से फैलाव हो रहा है तो आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं, कीटनाशी रसायन का, उससे ये बार ही रुक जाएगा इसका प्रकोप। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से जो एफिड का प्रकोप है उसको आप रोक सकते हो। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर पीके राय जी आपने आज हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। और अच्छी उपज आपको सरसों की मिल सकेगी। और साथ ही जो किसान हमारे अंगूर की खेती कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर वर्मा जानना चाहेंगे प्रबंधन में और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हाँ, एक चीज मैंने अभी हमारे किसान भाइयों को बताया था कि हम एक तो पौधा तैयार कर सकते हैं कलम से, लेकिन अभी क्या है कि मिट्टी में कुछ जैसे कि नमकीन पानी हो या नमक मिट्टी में हो तो पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और उससे काफी जो फल की जो उपज है वो भी काफी कम हो जाती है। तो उसके सुझाव के लिए और उसके समाधान के लिए आजकल जो मूल व्रंत है उनका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए जो नई प्रजाति के जो पौधे हैं उसको आप मूल व्रंत को इस्तेमाल करके उनपे कली कायन कर सकते हैं, उनपे आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो किसान है, दो तरह के आजकल मूल व्रंत हैं जो कि अंगूर में लिए जा सकते हैं। एक तो डॉगरिज है और एक है 110R। तो ये दो मूल व्रंत ऐसे हैं कि उनको आसानी से जो प्रजातियां हैं उसमें कलिकायन विधि से लगाया भी जा सकता है। और दूसरा, ये दोनों ही जो मूल व्रंत हैं इससे किसानों को बहुत फायदा मिलता है यदि वो किसान जहां की उसमें पानी में कुछ नमक हो या मिट्टी में भी, क्योंकि हमारे तो मिट्टियों में थोड़ा बहुत होता ही है कहीं न कहीं, जिससे कि उसमें उपज पर काफी फर्क पड़ता है। इसीलिए कलिकायन विधि से पौधे तैयार कर सकते हैं। उससे जो पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी रहती है और जो मिट्टी में जो उसके गुणवत्तापूर्ण जो तत्व हैं उनकी भी शोक अच्छी तरह से कर लेता है और जो उपज है वो भी बहुत अच्छी तरह से किसान भाई ले सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जो एक उम्मीद हमारे किसान यानी करके चलते हैं वो हर एक उम्मीद पूरी हो सकती है और ज़रूरी यही कि लगातार ना सिर्फ जब हम फलन लेते हैं तब तो निगरानी रखते ही हैं, बाद में भी एक बार निगरानी ज़रूर देखते रहें, बेलों का ख्याल रखें हम। डॉक्टर वर्मा जी बिल्कुल। जैसे ही देखिए पौधा लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं भी फिर धीरे धीरे आती हैं, लेकिन मैं जो हमारे जो किसान भाई, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही हमारा सर्दी का मौसम खत्म होगा उसके बाद उसकी बेलों में नई नई शाख निकलेंगी। पहले शाख निकलेगी, उसके 20 से 25 दिन के बाद उसमें फूल निकलेंगे। तो इसमें दो तरह की प्रजातियां होती है, एक तो बीज वाली प्रजातियां होती हैं और एक जिसमें बीज नहीं होता है। तो जो जिसमें कम बीज होता है उसको हम पूरा की पूरा यानी कि बीज रहित उसको कर देते हैं। तो उसमें कुछ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। तो उसमें जनरली जो हमारा जिब्रेलिक एसिड है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको 5 से 6
स्प्रे भी किसान को करना पड़ता है जी। जैसे कि पहला है, उसमें जब गुच्छा निकलता है, क्योंकि जो गुच्छा होता है जो जब भी निकलता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहता है, बहुत यानी सख्त रहता है जी। लेकिन यदि उसी गुच्छे में जब अंगूर आते हैं तो एकदम बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यदि वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उनको बढ़ने की जगह नहीं मिलती है और उनका आकार भी नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए सबसे पहले हमें गुच्छे का आकार बड़ा करना होता है। इसीलिए उसमें 10 ppm जो जिब्रेलिक एसिड का जो घोल है उससे उसमें छिड़काव करना चाहिए, उससे गुच्छे को डुबो लेना चाहिए। बिल्कुल, इन बातों इसी का तरह से आगे किसान भाई हमारा कर सकते हैं। इन बातों का ख्याल हमें उम्मीद है हमारे किसान जरूर रखेंगे। फिलहाल आपने भी डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो जाना आज आपने कैसे आप अंगूर की अगर खेती कर रहे हैं, कटाई छटाई महत्वपूर्ण कृषि कार्य। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, जिससे पहले से ही अपना सवाल आप तैयार कर सकें। कल बात करेंगे पशु में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम की और साथ ही सर्दियों में मछली पालन और प्रबंधन की। इसके साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव आप हमारे पास तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आपको बता दें आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो किसान आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल हमारे, जहां पर आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। कोशिश यही कि आपके जो सवाल हैं उनको लगातार हम शामिल करें और साथ ही अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं डीडी किसान कॉल सेंटर के हमारे नंबर पर। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी अपना सवाल आप दर्ज करा सकते हैं। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, या कुछ और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ सारी जानकारी मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर हेलो किसान के माध्यम से, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।